हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश वाटेल और हम सेल इंजरी वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। देखो, सेल इंजरी वाले चैप्टर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेल इंजरी के एकदम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जो है सेल्यूलर एजिंग। और वो आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सेल इंजरी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खुश हो जाओ क्योंकि मुश्किल से 2 घंटे लगे होंगे और मैंने पूरा का पूरा सेल इंजरी वाला चैप्टर कवर कर दिया है। ठीक है, आप उसके पहले के सारे वीडियोज़ है उसको सीरीज़ में देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो, क्या क्या कॉज हो सकते हैं सेल्यूलर एजिंग के। सबसे पहले तो इंजरी हो सकती है। इंजरी कौन सी, वो भी स्पेसिफिकली फ्री रेडिकल्स के थ्रू इंजरी होगी ना, वो सेल्यूलर एजिंग कॉज करेगी। फिर म्यूटेशंस भी सेल्यूलर एजिंग कॉज कर सकते हैं। और प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होगी ना, तो भी सेल्यूलर एजिंग हो सकती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल्यूलर सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब आपको पता होगा, ओल्ड एज टाइप में हो जाता है ना, उसको सेनेसेंस बोलते हैं। सेनेसेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि परमानेंट स्टेट, जिसके बाद सेल है ना वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। और इसका रीज़न क्या होगा, टीलोमियर शॉर्टनिंग की वजह से। ठीक है, टीलोमियर शॉर्टनिंग की वजह से सेल फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। टीलोमियर क्या होता है, देखो ये क्रोमोसोम है, उसके एकदम एंड पे प्रेजेंट है ना, ये रीजन को टीलोमियर बोलते हैं। और हर एक सक्सेसिव रेप्लिकेशन के बाद ये टीलोमियर की लेंथ डिक्रीज होती चली जाती है। और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद टीलोमियर कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेफ्लिक्स लिमिट। मतलब हर सेल की पर्टिकुलरली लिमिट है कि उतना ही वो डिवाइड कर पाएगा। जैसे कि अगर हम सोमेटिक सेल की बात करें तो वो 60 to 70 टाइम्स डिवाइड कर पाएगा, उसके बाद टीलोमियर कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगा और फिर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जानने के बाद यही है कि क्रोमोसोम के एंड्स पे जो टीलोमियर प्रेजेंट होता है वो हर सक्सेसिव रेप्लिकेशन के बाद उसकी लेंथ कम हो जाती है, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो टीलोमियर कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है। और अगर टीलोमियर लॉस्ट हो गया तो फिर सेल बाद में और ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और हम कह सकते हैं कि ये सेल्यूलर एजिंग हो गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेल्यूलर एजिंग कैसे हम डिले कर सकते हैं। देखो देखो, ये एक सेल है। सेल क्या करेगा, ग्लूकोज का अपटेक करेगा। ठीक है, और सेल में प्रेजेंट होगा IGF-1। IGF-1 मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, वो जाके एक्ट करेगा क्रोमोसोम पे और उसका रेप्लिकेशन कराएगा। ठीक है, इस तरह से रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। अब हमें देखो, अगर सेल्यूलर एजिंग को डिले करना है तो हमें यहाँ पर ग्लूकोज के अपटेक को ही स्टॉप करना पड़ेगा। और ग्लूकोज के अपटेक को स्टॉप करने के लिए हमें कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, मतलब कैलोरीज कम इनटेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से हम सेल्यूलर एजिंग को डिले कर सकते हैं। आपने अगर ठीक से पढ़ा हो बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें भी पढ़ाते हैं कि अगर आपको ज़्यादा एज तक यंग रहना है तो आपको बार बार फास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये सेल्यूलर एजिंग से भी यही पता चलता है कि जो लोग रेगुलरली फास्टिंग करते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं, वो ज़्यादा देर से एजिंग उसमें देखने को मिलती है। और जो बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं वो जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरे क्या चीज़ है, एक प्रोटीन्स है जिन्हें हम सर्ट्यून्स प्रोटीन कहते हैं, जो कि SIRT मतलब SIRT6 जीन के थ्रू कोडेड होते हैं। वो भी सेल्यूलर एजिंग को डिले करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन्स का काम क्या है कि जो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कर रहे थे वही ये भी कर रहा है। ये ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है ना जो सेल को, वो कम कर देगा। ठीक है, और बाकी के क्या क्या चीज़ें करता है, ये सेल का रिपेयर को इंक्रीज कर देगा। और एपोप्टोसिस अगर डिक्रीज हो जाएगी तो फिर सेल को एजिंग और ज़्यादा प्रिवेंट हो जाएगी। और टीलोमेरेज का एक्टिवेशन करता है। देखो, टीलोमेरेज एंजाइम है ना, वो क्या करता है, मेंटेन करेगा किसको मेंटेन करेगा, टीलोमेयर की लेंथ को मेंटेन करेगा। इसको ऐसे मत समझना कि जैसे कि ATPase एंजाइम है तो वो ATP को डिप्लीट करेगा, वैसे ये टीलोमेरेज है वो टीलोमेयर को डिप्लीट नहीं करेगा, ये उसकी लेंथ को मेंटेन करेगा। और सर्टुइन्स प्रोटीन है वो टीलोमरेज का एक्टिवेशन करेगी, जिसकी वजह से टीलोमियर की लेंथ मेंटेन रहेगी और सेल और ज़्यादा रेप्लिकेट कर पाएगा, और उसकी वजह से एजिंग डिले हो जाएगी। ठीक है, अब ये सर्टुइन्स प्रोटीन है वो क्या चीज़ कंज्यूम करने से एक्टिवेट होंगे। देखो, रॉबिन्स में इसका एक एग्जांपल दिया है, रेड वाइन लेने से सर्टुइन्स
प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्यूलर एजिंग को ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकते रेड वाइन लेके, जब आप अपने लीवर के स्टेम सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आप सेल्यूलर एजिंग को प्रिवेंट करके क्या ही कर लोगे। ठीक है, अगर आपसे वाइवा में पूछे कि वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से सेल्यूलर एजिंग को डिले कर सकते हैं, तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन नहीं बोलना है। ऐसा मत बोलना कि रेड वाइन कंज्यूम करने से सेल्यूलर एजिंग प्रिवेंट होती है। ठीक है, देखो इतना ही जानना था। सेल्यूलर एजिंग में कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना सेल्यूलर एजिंग से। इस पे ज़्यादातर एमसीक्यू आते हैं, और वाइवा में अगर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता होगा आपको, तो टीचर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपने मुझसे पढ़ लिया है, मतलब अभी आप इसके सारे आंसर आराम से दे पाओगे। ठीक है, तो चलो सेल इंजरी वाला पूरा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप रॉबिन्स में से भी एक बार देख लेना, पूरी की पूरी रॉबिन्स मैंने कवर कर दी है जितना भी इंपॉर्टेंट था। और इसी तरह मैं सारे के सारे नेक्स्ट टॉपिक्स पे कवर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।